हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओह गॉड, ये जींस क्यों नहीं आ रही है? लगता है कल से डाइटिंग शुरू करनी पड़ेगी। कुछ दिन ऑयली और मीठा खा कर मैंने अपना वजन फिर से बढ़ा लिया है। नई जींस लाऊं? नहीं, इसी को पहनूंगी, इसी में फिट होना है मुझे वापस। इतना बोलकर वो फिर से अपनी जीन्स के बटन बांधने की कोशिश करती है और फाइनली वो रेडी हो जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी फ्रेंड चीना मीना के पास क्लब में पहुंच जाती है। तभी चीना बोलती है, अबे इतनी देर क्यों लगाई? पता है 1 घंटे से वेट कर रहे थे। और क्या, तेरे बिना हमें कितना सूना सूना लग रहा था। अरे यार सॉरी, वो मुझे रेडी होने में टाइम लग गया था। तुझे तो पता ही है कि लड़कियां तैयार होने में कितना टाइम लगाती हैं। अभी से क्या बताऊं कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। जींस बंद करने में ही मैंने आधा घंटा लगा दिया। अबे क्या सोच रही है? चल छोड़, अब पार्टी करें। हाँ चलो चलो। इस तरह तीनों मिलकर पार्टी में ड्रिंक्स करती हैं और डांस करती हैं। कुछ घंटों बाद जब वर्षा थक जाती है तो वो बोलती है, अरे यार मैं बहुत थक गई, अब मुझसे और डांस नहीं होगा। तुम दोनों अपना कैरी ऑन रखो, मैं साइड में बैठने जा रही हूँ। ओके डार्लिंग, बट हम तो अभी और नाचेंगे। हाँ नाचो। ये बोलकर वो ड्रिंक सेक्शन में जाकर बैठ जाती हैं और पीने लगती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उन्हें नशा होने लगता है और वर्षा खुद से बोलती है, ओह नो, मैंने ये पी ली, इसमें तो बहुत सारी कैलोरीज होती है, मैं और मोटी हो जाऊंगी। पर इसे पी के मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? ये कितना गंदा सा स्वाद था इसका। बाहर जाती हूँ मैं। ये बोलकर भागती हुई वो क्लब के बाहर जाकर टहलने लगती है कि तभी उसे वॉमिट आती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। वहीं से शिवम नाम का लड़का जा रहा होता है और वर्षा को बेहोश देखकर वो उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है, यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, लगता है ये अकेली आई थी यहाँ। इन्हें अपने घर ले जाता हूँ। अरे इनका फोन भी यही है। शिवम उसे अपनी कार में बिठा देता है और उसका फोन उठाकर रख लेता है। कुछ देर बाद शिवम अपने घर आ जाता है और उसे बेडरूम में लिटा देता है, जिसके बाद वो उसका माथा छूकर चेक करता है। इन्हें फीवर तो है नहीं, फिर बेहोश हो गई होगी शायद। अभी सोने देता हूँ, रात बहुत हो गई है। शिवम उसके साइड में कुर्सी पर बैठकर सो जाता है। सुबह उठकर वो चाय नाश्ता बनाता है। कमरे में उसके लिए और अपने लिए वो नाश्ता लेकर आता है। धूप की रोशनी से परेशान होता देखकर वो उसके फेस के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है, स्माइल करके कितने प्यार से सो रही है। अच्छा है इनके और सूरज की रोशनी के बीच मैं आ गया, वरना इनकी नींद खराब हो जाती। शिवम इतना बोलता ही है कि उसके हाथ लगने से पास में रखा हुआ वास टूट जाता है और आवाज से वो जग जाती है, जिसके बाद वो सर पकड़कर बोलती है, अरे मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? ओ शिट, अब तो ये उठ गई। ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो क्लब में थी और वो चीना मीना कहाँ चली गई? हेलो, कैसी हैं आप? आर यू ओके? तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? मेरी फ्रेंड्स कहाँ है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? अरे वेट, एकदम से इतने क्वेश्चंस? मैं बताता हूँ आपको। कल रात आप मुझे क्लब के बाहर मिली, कोई आपके आसपास था नहीं, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आया। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। चीना मीना मुझे ढूंढ रही होगी, मुझे उन्हें फोन करना चाहिए, पर मेरा फोन कहाँ है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। अरे आप हाइपर मत हो, आपका फोन तो ये रहा, बट मेरे पास ऐसा चार्जर नहीं था, तो सॉरी मैं इसको चार्ज नहीं कर पाया। आपका फोन डेड है। ओ कोई नहीं, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ, मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी। अरे आराम से, शायद आपको हैंगओवर अभी भी है और आप खुद से जाने की हालत में लग नहीं रही। नो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। नो, आप यहीं बैठिए, चाहे तो तबीयत ठीक होते ही चले जाना। और ये जूस पीजिए, ब्रेकफास्ट भी फिनिश करो, नहीं तो आपको जाने नहीं दूंगा। अच्छा जी, खा लूंगी, डोंट वरी। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। जी मेरा नाम शिवम है, और आपका? माय नेम इज वर्षा। चलो ब्रेकफास्ट तो लाइट बना कर लेकर आया है, ये तो मैं खा ही सकती हूँ। ओह ये लीजिए, आप भी खाइए ना ये। हाय हाय, इसमें तो फैट होगा, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खा सकती। आज से मेरी डाइटिंग स्टार्ट है। शिवम एक काम कीजिए, ये आप खा लीजिए, मैं जूस पीती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे लाइट ब्रेकफास्ट पसंद है। ओके, बट ये भी लाइट ब्रेकफास्ट में ही आता है। नो इट्स ओके। कुछ देर तक दोनों बहुत बातें करते हैं और उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कुछ घंटों बाद में शिवम उसे घर ड्रॉप करता है और उसे चॉकलेट देता है। नो इसकी कोई जरूरत नहीं है।
हाय, इसे खाकर मैं और मोटी हो जाऊंगी। लेकिन अब क्या करूं? ये इतने प्यार से बुलाया है, इसे मना भी नहीं कर सकती। इसने मेरा इतना ध्यान रखा था, कहीं इसे बुरा लग गया तो। ओके शिवम, आप दे दो, मैं खा लूंगी। वर्षा चॉकलेट ले लेती है। अगले दिन दोनों फिर से मार्केट में टकराते हैं। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें नजदीकियां बढ़ने लगती है और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर वेटिंग मशीन से अपना वेट चेक करती है और देखती है कि उसका वेट बिल्कुल नहीं घटा है। जिसके बाद वो अपनी कमर मेजर करती है जो इस वक्त 30 हो चुकी थी। जिसके बाद वर्षा बोलती है, वर्षा बेटा, तेरा वेट और इंच दोनों ही बढ़ गए हैं। अब से प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होगी। आज तेरा डिनर लंच सब कुछ कैंसिल, सिर्फ सैलेड और जूस। वर्षा अपनी जॉब पर जाती है और वापस आते टाइम शिवम से मिलकर बोलती है, शिवम बताना मैं मोटी लग रही हूँ? नहीं, मोटी तो नहीं हो तुम। सही से देखो यार, मेरी कमर, मैं मोटी हो गई हूँ। अरे मेरी पगली, इतना चलता है, नॉर्मल है एंड काफी तुम पागल हो क्या? अरे अब जो है सो है, मैंने झूठ तो बोला नहीं। जो मारा तुमने मुझे। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। जब तक मैं अपने उस पुराने वाले जीन्स में फिर से फिट नहीं हो जाती ना, तब तक मैं डाइटिंग फॉलो करती रहूंगी और जिम जाऊंगी। ओके जान। शिवम उसे जिम छोड़ देता है और चला जाता है। वर्षा अंदर जाती है और कपड़े चेंज करके कसरत करना शुरू कर देती है। ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहता है और ऐसे ही सुबह वो उठती और बोलती है, ओह नो, मुझे बहुत नींद आ रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का। एक काम करती हूँ, कल ना आज का और कल का दोनों वर्कआउट कर लूंगी, लेकिन आज कुछ नहीं कर। कुछ दिन बाद वो अपनी वेस्ट को मेजर करती है और वो ये देखकर बहुत खुश होती है कि अब उसकी कमर 25 हो गई है। जिसके बाद वो अपनी पुरानी जीन्स पहनकर बहुत खुश होती है और शिवम से मिलने वो क्रॉप टॉप पहनकर जाती है। उसे देखकर शिवम बोलता है, OMG वर्षा, यू लुकिंग सो प्रिटी एंड हॉट। आखिर डाइट करके ही मानी ना तुम। वो तो है, और अब मैं बहुत खुश हूँ। देखो, ये वही जीन्स है जिसकी मैं उस दिन बात कर रही थी। और सुनो, अब मुझसे ना तुमसे ये दूर नहीं रहा जाता, हम दोनों शादी कर लेते हैं। ओके जान, घर वालों को तो बता दूं पहले कि उनकी बहू अपने ससुराल आना चाहती है। शिवम अगले ही दिन अपने और वर्षा के पेरेंट्स से बात करता है। दोनों के पेरेंट्स इस शादी को मंजूरी दे देते हैं और 1 महीने के अंदर दोनों की शादी पूरे विधि विधान से संपन्न होती है। वक्त बीतता है, वर्षा फिर से जंक फूड खाना स्टार्ट कर देती है और वो अपना वेट चेक करती है। पहले से उसका वेट 2 किलो बढ़ जाता है। जिसके बाद वो बोलती है, लगता है फिर से मुझे वेट लॉस और डाइट करनी पड़ेगी। वर्षा इतना सोच ही रही होती है, तभी उसकी सास जमुना आवाज लगाती है, अरे बहू, नाश्ता बन गया क्या? हाँ माँ जी, बन गया, लाती हूँ। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं। जहाँ जमुना नॉर्मल खाना खाती है, वहीं वो वर्षा को सैलेड खाता देखकर बोलती है, अरे बहू, आलू के पराठे खा, ये क्या सिर्फ उबली हुई सब्जी खा रही है? तो माँ जी, मैं डाइट पर हूँ ना, इसलिए ऑयली फूड नहीं खाऊंगी। पर बेटा, डाइट कर क्यों रही है? ठीक तो है तू, दिखने में बिल्कुल पतली दुबली सी है। हाँ वर्षा, तुम फिर से डाइट क्यों कर रही हो? अब तो तुम साड़ी पहनती हो, क्या जरूरत है डाइट की? जरूरत नहीं है, पर फिगर मेंटेन करके रखना भी तो एक अच्छी आदत है ना। क्या ही जरूरत है अपने आप को फैलाने की। हेल्दी खाना खाओ, खुश रहो। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन तबीयत का ख्याल रखियो, पता चले डाइट के चक्कर में तो लकड़ी हो गई। नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा। चलो, माँ ने ओके कर दिया तो मैं क्या बोलूँ अब। वक्त गुजरता है और उसकी डाइटिंग चालू रहती है। एक शाम शिवम ऑफिस से आते हुए समोसे लेकर आता है और वर्षा को देते हुए बोलता है, वर्षा, गरम गरम समोसे लाया हूँ, खा लो जल्दी से तुम भी। माँ ने तो खा लिए। अरे वाह, इसे देखकर तो मेरा जी ललचा रहा है। खाऊं कि नहीं खाऊं? गरम गरम है। नहीं वर्षा, यू आर ऑन डाइट, तो नहीं खा सकती। नहीं शिवम, आप ही खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। देखो, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, एक बार खा लोगी तो कुछ नहीं होगा। इट्स ओके शिवम, आप खा लो। ओके, एज योर विश। इस तरह दोनों माँ बेटे स्वाद लेकर उसे चिढ़ाते हुए खाने लगते हैं। इससे परेशान होकर वो अपने रूम में चली जाती है और फोन चलाने लगती है, जिस पर खाने की चीजें आने लगती है और वो अपना फोन गुस्से में फेंक कर बोलती है, जहाँ देखो खाने की ही चीजें नजर आ रही हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं डाइटिंग पर हूँ? यहाँ पूरी कायनात मिलकर मुझे बस खाना खाना दिए जा रही है। कुछ देर बाद उसके घर की डोर बेल बजती है।
और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसकी पड़ोसन उसके लिए बिरयानी बनाकर लाई होती है और वो बोलती है, वर्षा, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, लो खाकर बताओ कैसा बना है, तुम्हारा फेवरेट है ना? जी जरूर। इतना बोलकर उसकी पड़ोसन चली जाती है। वर्षा बिरयानी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और उसे घूरते हुए बोलती है, बहुत भूख लग रही है और जी भी बड़ा ललचा रहा है, क्या करूँ? नहीं, अब मुझसे और नहीं रुका जा सकता। डाइटिंग वाइटिंग गई भाड़ में, मैं तो जी भर के खाना खाऊंगी। खुद से ये बोलते ही वो खाने पर टूट पड़ती है जैसे कि जन्मों की भूखी हो। उसे ऐसे खाता देखकर जमुना और शिवम बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और शिवम से कहकर वो और खाना मांगती है, जिसके बाद वो नॉन स्टॉप खाती रहती है और जिसके बाद वो डाइट करना छोड़ देती है और ऐसे ही रहने लगती है। प्रियल एक बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी हिमांशु नाम के लड़के से हो जाती है। ससुराल में उसकी सास कमला, ससुर रामू और देवर राकेश रहा करते थे। प्रियल अपने सभी ससुराल वालों का खूब ख्याल रखती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन राकेश के लिए संचिता नाम की बहुत ही लालची किस्म की लड़की का रिश्ता आता है। थोड़े ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, मेरे घर परिवार को किसी की नजर ना लगे, मेरी दोनों बहुएं सदा सुहागन और हमेशा खुश रहे। माँ जी, जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक हमें क्या होगा। हाँ, मांग लो जितनी दुआएं मांगनी है। तुम्हारे इस परिवार को तोड़ के ना रख दिया ना तो मैं भी अपना नाम बदल लूंगी। इस तरह वक्त बीतता जाता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है। दोनों बहुएं पूरी श्रद्धा से व्रत रखती हैं। हिमांशु प्रियल के लिए हीरो का हार लेकर आता है तो वहीं राकेश संचिता के लिए एक सादी सी साड़ी ले आता है, जिसे देखकर संचिता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ऐसे ही आए दिन हिमांशु अपनी बीवी के लिए कोई न कोई महंगा तोहफा लेकर ही आता था। संचिता को ये सब देखकर जरा भी खुशी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन रसोई घर में, अरे वाह दीदी, आपकी साड़ी तो काफी महंगी लग रही है और बहुत सुंदर भी है। हाँ, पूरे 10,000 की है, तेरे जेठ जी लाए हैं। और ये चूड़ियाँ तो बड़ी प्यारी है। ये भी सोने की है, इन्होंने मेरे बर्थडे पे दिया था। क्यों ना मैं जेठ जी को अपनी मुट्ठी में कर लूं, फिर ये सारे गहने, कपड़े, हीरे, जवाहरात सब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा यानी संचिता का हक होगा। क्या हुआ संचिता, कहाँ खो गई? कहीं नहीं दीदी, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। चलो शाम के खाने की तैयारी करते हैं, अब ये सब आते ही होंगे। इस तरह वक्त बीतता जाता है। एक दिन घर के सभी लोग शादी में गए होते हैं और घर में सिर्फ संचिता अकेली होती है। काफी रात हो जाने की वजह से संचिता अपने जेठ हिमांशु का इंतजार कर रही होती है। संचिता बहुत ही बन ठन कर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ हिमांशु आता है। अरे संचिता, तुम ये सब क्या कर रही हो? और बाकी सब कहाँ है? जी वो सब बाहर गए हैं, मैं आप ही का वेट कर रही थी। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बाहर से खा के आया हूँ। संचिता जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो वो जानबूझकर अपना पैर फिसलने का नाटक करती है। हिमांशु उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। संचिता कसकर उसे पकड़ लेती है। ओह थैंक यू जेठ जी, अगर आप न होते मैं तो गिर ही जाती। तुम ठीक तो हो ना संचिता? कहीं लगी तो नहीं? लगता है मेरे पैर में मोच आ गई। आप जरा मुझे मेरे कमरे तक छोड़ देते तो। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हिमांशु संचिता को हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। जैसे ही वो दोनों कमरे में जाते हैं तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और संचिता जोर से हिमांशु के गले लग जाती है। प्लीज 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 हिमांशु, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे डरो मत संचिता,
मैं हूँ ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें। माफ करना जेठ जी, मैंने आपका नाम ले दिया डर के मारे। अरे कोई बात नहीं। तभी घर की लाइट भी आ जाती है। लो, लाइट भी आ गई, अब तुम आराम करो। वक्त बीतता जाता है। संचिता किसी न किसी बहाने हिमांशु के पास आती रहती और उससे अच्छी अच्छी बातें करती और उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन। संचिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए, क्या हुआ? देखो, मैं ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ। जब भी तुम मेरे पास आती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू संचिता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू हिमांशु। इस तरह उन दोनों का ये नाजायज रिश्ता परवान चढ़ने लग जाता है। अब हिमांशु आए दिन संचिता के लिए महंगे कपड़े और गहने लाता और चुपके से उसके कमरे में जाकर उसे दे देता। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियल का बसा बसाया घर संसार उजड़ने लगता है। हिमांशु और प्रियल के बीच आए दिन झगड़ा होने लगता है। इन सब से परेशान होकर प्रियल घर छोड़कर चली जाती है। अब संचिता सारे घर पर अपना राज चलाने लगती है। ऐसे ही एक दिन संचिता की माँ ज्योति उससे मिलने आती है। देखा माँ, मैं ना कहती थी एक दिन ये सारे घर के लोग मेरी मुट्ठी में होंगे, और खास तौर पर तो जेठ जी। देखा कैसे फिरकी की तरह मेरे आगे पीछे नाचते हैं। शाबाश मेरी बेटी, मुझे पता था कि तू ये काम जरूर कर लेगी। अब बस अपने सास ससुर का भी काम तमाम कर दे और फिर देख, तेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। सही कहा माँ, ये देखो जहर, आज रात खाने में मिलाकर दे दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। फिर इस घर, जायदाद, जेठ जी, हर चीज पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। कमरे के बाहर खड़ा हिमांशु ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। साथ ही वो संचिता का सच सभी के सामने लाने की ठान लेता है। शाम को जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तब संचिता खीर में जहर मिलाकर ले आती है। माँ जी, बाबूजी, ये लीजिए खीर खाइए। मैंने आप दोनों के लिए बनाई है स्पेशली, वो भी शुगर फ्री। संचिता अपने सास और ससुर को जहर वाली खीर खिला देती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो उन दोनों को सही सलामत देखकर उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये दोनों अभी तक जिंदा कैसे हैं? इनको तो मर जाना चाहिए था। क्या हुआ संचिता, जहर उल्टा असर कर गया क्या? जहर? कौन सा जहर? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तुम पैसे और दौलत के लिए इतना बड़ा खेल खेलोगी, मुझे यकीन नहीं था संचिता। और जो खीर तुम मेरे माँ बाबूजी को खिलाना चाह रही थी ना, वो मैंने बदल दी थी। हिमांशु की सारी बातें सुनकर संचिता का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपने जेठ से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब कुछ पाने के लिए जेठ जी को अपने झूठे प्यार में फंसाया, आप दोनों को मारने का प्लान बनाया ताकि मैं अकेली इस घर पर राज कर सकूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मेरे मंदिर जैसे घर को तूने अपवित्र कर दिया। निकल जा मेरे घर से नालायक, और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। तभी वहाँ प्रियल भी आ जाती है और कहती है, रुकिए माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए। संचिता ने जो भी किया वो सब नादानी में किया। आप उसे घर से मत निकालिए माँ जी। पर दीदी, मैंने तो आपके साथ इतना गलत किया, आपका घर बार सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी आप मुझे बचाना चाहती है। हाँ, क्योंकि छोटों का काम होता है गलती करना और बड़ों का काम होता है उन्हें समझाना और सही राह पे ले आना। इस तरह सभी घर वाले संचिता को उसके किए की माफी दे देते हैं। साथ ही संचिता भी अपने मन से लालच की भावना हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती है और सभी के साथ मिलकर रहने लगती है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सौतन देवरानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो लालच के चलते ऐसी हरकतें करती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।